नाजरीन, इंटरव्यूज में खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि हमें अपने मजहब, मसलक, जबान या नस्ल को एक तरफ रखकर तमाम पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान का बराबर का शहरी समझना चाहिए। हमारे साथ मसला ये हो गया कि हमारे दो बड़े मसालिक, सुन्नी और शिया ख़वातीन और हजरात, सऊदी अरब और ईरान के बारे में बहुत संजीदा हो जाते हैं। हालांकि अब तो तकरीबन हम सब ये देखते हैं कि ये दोनों ममालिक सिर्फ अपने मुल्क का मफाद सामने रखते हैं, और कई मौके पर इन्होंने पाकिस्तान को सफारती सतह पर पनाह करने में कुछ ना कुछ किरदार अदा भी किया है। तो हमें भी सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए। ये हमारे यहाँ एक अजीब रिवायत चल पड़ी है कि हम अपनी रियासत को देखने की बजाय ईरान और सऊदी अरब की पॉलिसी को चाहते हैं कि हमें भी वही लाइन लेनी चाहिए जो हमारे इन बरादर मुल्कों की हो। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारी हुकूमतें गुज़श्ता 70 बरस से हमें एक ही चूरन खिला रही हैं कि मुल्क में जो भी खराबी होती है उसमें इंडिया, इसराइल या कोई मगरबी ताकत मुलविस है, और बस फिर ना कोई तहकीक और ना कोई कार्रवाई, काएं टाएं फिश। और फिर हम इन तमाम खराबियों को अपने मुआशरे में रोज बरोज पनपते देखते हैं। हालांकि अगर इन खराबियों को इब्तदाई मरहले पर ही रोक दिया जाता तो कम अज कम हम इस वक्त जिस तरह की तकसीम अपने अंदर देखते हैं, शायद हालात इतने बुरे ना होते जितने अब दिखाई देते हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमें इन बातों से निकलकर जितनी जल्दी मुमकिन हो हकीकत की तरफ लौट के आ जाना चाहिए। नाज़रीन, ये तमहीद बांधने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं अपने मुल्क की हालात की खराबी का तमाम जिम्मेदार अपनी हुकूमतों को ठहरा रहा हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम अपनी मसलकी आइडियालॉजी के कैदी हैं, और ये सिर्फ एक शहरी की हैसियत से हमारा मसला नहीं, बल्कि ये खराबी हमारे इदारों में भी बुरी तरह सरायत कर चुकी है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब हमारे मुल्क के लोग रूस के खिलाफ जिहाद में मसरूफ थे, उस वक्त इस जिहाद को कुव्वत देने के लिए एक मखसूस मसलक के लोगों को प्रोमोट किया गया, जिसका आइडिया हमारे अंकल सैम की जानिब से आया, जिसका जिक्र हिलरी क्लिंटन बरमिला कर चुकी हैं। We think are posing this threat to Pakistan, and by the way, posing a threat to us. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. So this is an incredibly difficult set of issues that are all interconnected. But, you know, we can point fingers at the Pakistanis, which is, you know, I did some yesterday, frankly, and it's merited because we're wondering why they don't just get out there and deal with these people. But the problems we face now, to some extent, we have to take responsibility for having contributed to. अब हमारे इन लोगों के मुताबिक क्योंकि जिहाद की कोई सरहद नहीं होती, लिहाजा ये जिहाद अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी एक मखसूस मसलक के खिलाफ शुरू हो गया। और जैसा मैंने कहा कि हम अपनी मसलक की ख्यालात के कैदी हैं, तो फिर इन अनासिर के मुल्क में बदअमनी फैलाने पर हुकूमत और इदारों की तरफ से आंखें बंद कर ली जाती, क्योंकि शायद उस वक्त मुल्की मफाद में यही था। और दूसरी तरफ क्योंकि ये मसलकी ग्रोह बंदी दुश्मन के मफाद में भी रही और है, तो इसको भी दुश्मन की जानिब से मजीद जला बख्शी गई। इस बिना पर रियासत को बराह रास्त मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराया गया, लेकिन हमारे मुल्क में मसलकी मुनाफरत बढ़ती चली गई। हमारे दुश्मन ने हमारे अंदर मौजूद इन फॉल्ट लाइन को खूब उभारा, लेकिन कोई भी जी शऊर इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि अगर हमारे इदारे ऐसे ग्रोहों की
सरकूबी करना चाहते तो उन्हें इसको कंट्रोल करने में कोई मसाला दरपेश था, बल्कि ये एक तल्ख हकीकत है कि इस पर आंखें बंद रखी गई क्योंकि शायद रूसी फौजों के खिलाफ जिहाद एक अजीम मकसद था, और जैसे गंदम के साथ घुन भी पिसता है, तो मुल्क में हो रहे एक मखसूस मसलक के लोगों की हलाकतों पर पहले तही करना हुकूमतों की पॉलिसी रही, और इस पॉलिसी की वजह से ना सिर्फ मजहबी हलकों में बल्कि आम लोगों की सतह पर भी मजहबी तासुबात उरूज पर पहुंच गए, और लोग एक दूसरे से सिर्फ दूर नहीं हुए बल्कि जानों के दुश्मन तक बन गए, भारत हो या कोई और मगरबी ताकत हो। इसी वजह से हमारे मसलकी इख्तलाफात को उभारने में कामयाब रहे कि उन्हें इस मकसद के लिए जो सपोर्ट दरकार थी वो हमारे मजहबी रहनुमाओं ने भरपूर तरीके से फी सबीलिल्लाह फराहम की। इस वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमा अपनी तकारीर में तालिबान की हुकूमत को खिलाफत राशिदा से तशबीह देते सुनाई देते। फिर 9/11 के बाद इन्हीं उलमा को हमने इराक और शाम में लड़ रहे दाइश के लोगों की हिमायत में भी बोलते सुना, और उनके खलीफा अबू बकर अल बगदादी की कॉल पर यूरोप और अफ्रीका के ममालिक से हजारों जवान बच्चे उसके लश्कर में शामिल होने के लिए जाते रहे। हमारे सोशल मीडिया पर ऐसी बेतहाशा तकारीर आप देख सकते हैं जिनमें अहादीस के हवाले देकर ये बताया जाता है कि एक लश्कर उठेगा जिनके परचम सियाह होंगे, फिर वो तमाम दुनिया में इस्लाम और खिलाफत का निज़ाम कायम करेगा। जब इस तरह की बातें हमारे अपने उलमा मसाजिद और मजाकरों में बैठ कर करते हैं, तब इनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा क्यों नहीं बनता कि इनको कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इख्तलाफात की एक बड़ी वजह यही जिहादी से, जो पाकिस्तान के कुछ इलाकों से शिया बनकर जियारतों के वीज़े हासिल करते, और फिर यही लोग ईरान में भी दहशतगर्दी करते या फिर वहां से इराक और शाम जाकर दाइश जैसे ग्रोहों में शामिल होकर खिलाफत के निज़ाम के लिए जिहाद में शरीक हो जाते हैं। ये बात तो बहुत देर बाद पता चली कि इस तरह की तंजीमें जो इराक और शाम में दूसरे मसालिक के लोगों के गले काट रहे थे, वो तो उसी अमरीका और इसराइल के बनाए हुए हैं जिनको अजल से मुसलमानों का दुश्मन बताया जाता है। ये बात उस वक्त आया हुई जब दाइश को शाम में शिकस्त हुई और फिर अमेरिका ने दाइश को तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मुंतकिल किया, और ऐसे बहुत से वाकयात भी रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें तालिबान पर हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। अब आप कहते रहे कि हमारे मुल्क के हालात खराब करने में भारत का हाथ है, तो भारत के तो दोनों हाथ और दोनों टांगे सभी होंगी, लेकिन क्या हम खुद अपने आप को इस सबसे अलग कर सकते हैं? इसका जवाब नफी में है। आजकल इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में पुलिस वालों को खबरदार कर रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान में भी आने वाले हैं, और अगर कोई जुल्म या ज्यादती हुई तो फिर उसका हिसाब देना होगा। मुझे याद है जब 2007 में लाल मस्जिद में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने ऑपरेशन किया था, मेरी रिहाइश लाल मस्जिद से चंद सौ गज पर थी, और हमारे सामने की बात है कि लाल मस्जिद के बराबर में बच्चों की एक सरकारी लाइब्रेरी थी, उस पर पहले मदरसे के लोगों ने कब्जा किया, और फिर वहां जामिया हफ्सा मदरसे की तामीर शुरू हो गई। इस्लामाबाद जैसी जगह जहां आप एक ईंट भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, वहां इस मदरसे को वसअत दी जाती रही। सिर्फ यही एक मदरसा नहीं, उस वक्त ये रिपोर्ट थी कि इस तरह के 300 से जायद मदरसे और मसाजिद हैं जिन पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं, और हमारे अरबाब इख्तियार तानिस्ता या नादिर तानिस्ता उन पर नजर आंखें बंद किए बैठे रहे। और फिर एक वक्त आया जब लाल मस्जिद में ऑपरेशन शुरू किया गया, और फिर दोनों तरफ का लहू बहा। इस वक्त मदरसे की इमारत को मुकम्मल गिरा दिया गया, लेकिन ये देख करके वो इमारत ना सिर्फ दोबारा तामीर हो चुकी है बल्कि अब लगता है कि वहाँ मौजूद लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और अगर कोई ये कहे कि इनके पीछे भारत या किसी और मुल्क का हाथ है, तो हमें अपने दोनों हाथों से अपना ही मुंह पीट लेना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद जैसी जगह पर ऐसी कार्रवाइयाँ करने में हमारा दुश्मन आज़ाद है, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह हाफिज।